लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे एसोसिएटेड कॉलॉइड्स या फिर जिसको हम लोग मिसल बोलते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। और उसके अलावा जो है उसका क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग को जो नेक्स्ट टॉपिक जो देखना है वो है ये प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, उसका उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये सब हम लोग को देखना है। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो इसका ये जो है इसमें देख सकते हैं इसका ये क्राफ्ट टेम्परेचर कल ही बताए थे। इसका फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्राफ्ट टेम्परेचर। मतलब जिस टेम्परेचर के ऊपर जाकर ही ये मिसल का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। चूंकि बताया था कि मिसल जो है वो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से जो होगा, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे ही जाके मिसल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि पहले जब कंसंट्रेशन जब कम होता है, लो कंसंट्रेशन होगा तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है। और जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो वो एसोसिएट करके कॉलॉइड का फॉर्मेशन कर देता है, मिसल का फॉर्मेशन कर देता है। तो जिस टेम्परेचर पर जाकर वो मिसल का फॉर्मेशन होगा उस टेम्परेचर को क्राफ्ट टेम्परेचर, और जिस कंसंट्रेशन पर जाके मिसल का फॉर्मेशन होगा उसको क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन बोलेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन और क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप, ये हम लोग क्लास 10th में भी इसके बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सोप या डिटर्जेंट जो होता है वो RCOO माइनस Na प्लस या RCOO माइनस NH4 प्लस एन, ये सब इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है सोप या फिर डिटर्जेंट का। ठीक है, तो जिसमें से कि जो R वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो अल्काइल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक होता है। और जो Na प्लस NH4 प्लस वाला जो पार्ट है वो होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें, तो यहाँ पे जैसे ये है सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, दैट इज RCOO माइनस Na प्लस। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर इट डिसोसिएट्स RCOO माइनस एंड Na प्लस, इट डिसोसिएट्स इनटू। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक वाला जो पार्ट होता है वो स्टेन की तरफ जाता है, हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट स्टेन की तरफ जाएगा और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो वाटर की तरफ जाता है। ठीक है, तो और इस तरह से वो क्या करता है, स्फेरिकल फॉर्म में स्टेन के चारों तरफ अपने आप को अरेंज कर लेता है। वही जो स्फेरिकल अरेंजमेंट होता है स्टेन के चारों तरफ, जिसमें हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो स्टेन की तरफ रहता है और हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट जो है वो वाटर की तरफ रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिसल बोलते हैं। और वही वाटर जब हाइड्रोफिलिक वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट भी खिंचाएगा तो साथ में स्टेन भी निकल जाता है। ठीक है, तो ये क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप होता है या फिर मैकेनिज्म ऑफ मिसल फॉर्मेशन। तो इस तरह से जो होता है ये क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप या फिर जो मिसल फॉर्मेशन जो होता है उसका किस तरह से होता है, उसका ये मैकेनिज्म होता है। अब उसके बाद जो है वो हम लोग अब इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड्स। मतलब कॉलॉइडल सॉल्यूशन हम लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो केमिकल मेथड होता है, ठीक है, एक ब्रेडिक्स आर्क मेथड होता है, इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड होता है, उसके अलावा एक होता है पेप्टाइजेशन होता है। तो 3 मेथड होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग केमिकल मेथड को देखते हैं। ये केमिकल मेथड है जिसमें केमिकल रिएक्शन करवा के हम लोग कॉलॉइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें जो भी रिएक्शन जो दिया होगा उसमें से 1-2 रिएक्शन कम से कम याद करना होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पूरा एक्सप्लेनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें से 1-2 रिएक्शन कम से कम याद रखना होगा कि इससे केमिकल मेथड के द्वारा ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो colloidal solution can be prepared by chemical reactions leading to formation of molecules by double decomposition, oxidation, reduction, hydrolysis। मतलब ये सब किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा, डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा हो या फिर ऑक्सीडेशन के द्वारा हो, रिडक्शन के द्वारा हो या फिर हाइड्रोलिसिस के द्वारा हो, वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं colloidal सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वो केमिकल मेथड में आता है, जिसका एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देख सकते हैं ये वाला है। ठीक है, आर्सेनिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसका जब डबल डिकम्पोजिशन होता है तो AS2S3 मतलब आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनेगा। सोल मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन और वाटर बनेगा।
SO2 और H2S का जब ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन जो है वो क्यों है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड है। यहाँ पे सल्फर के अगर हम लोग वैलेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो वैलेंसी की अगर बात करेंगे तो उसमें वैलेंसी के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। वैलेंसी जो है यहाँ पे, वैलेंसी में जानते हैं कि जब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन अगर वो गेन कर रहा होगा तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन अगर वो लूज कर रहा होगा तो ऑक्सीडेशन। तो इस तरह से जो है यहाँ पे ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड से जो है वो ऑक्सीजन निकल गया, इसीलिए इसको यहाँ पे, सॉरी ये तो खैर ऑक्सीजन निकला तो वो रिडक्शन हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसी तरह से ये AuCl3 है, AU जो है वो गोल्ड के लिए है, ठीक है। ये है मिथेनल है और वाटर है, यहाँ पे इसमें रिडक्शन प्रोसेस होगा तो गोल्ड का सोल बनता है, ठीक है। गोल्ड, गोल्ड का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनेगा। ये मिथेनोइक एसिड है HCOOH और HCl। तो इस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवा के भी हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। उसके अलावा FeCl3, ठीक है, FeCl3 + H2O, तो इसका हाइड्रोलिसिस होता है, क्योंकि वाटर यहाँ पे ऐड हो रहा है इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आयरन हाइड्रोक्साइड का कॉलोइडल सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो ये सब जो है वो इसमें से कोई भी रिएक्शन जो है वो याद करके केमिकल मेथड के द्वारा कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए अपना कोई भी एग्जांपल जो है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो केमिकल मेथड में डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, इनमें से किसी भी मेथड के द्वारा जो है वो हम लोग कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद है इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन या ब्रेडिग्स आर्क मेथड। इसमें क्या होता है, तो जैसे कि ये कॉलोइडल सोर्स ऑफ मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब मेटल का अगर हमको कॉलोइडल सोल अगर बनाना है, ठीक है, तो इस मेथड के द्वारा बनाया जाता है। तो इस मेथड में किया क्या जाता है, तो जैसे कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक आर्क यहाँ पे जो होता है वो डाला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क इज स्ट्रक बिटवीन इलेक्ट्रोड्स ऑफ द मेटल, जो मेटल है जिसका सोल हमको बनाना है, जिसका कॉलोइडल सॉल्यूशन हमको बनाना है, ठीक है, तो उस मेटल का इलेक्ट्रोड्स ले लिया जाता है, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया जाता है। तो जो जिस मेटल का हमको सोल बनाना है, गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड का लेंगे, सिल्वर का बनाना है तो सिल्वर का लेंगे, और उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद इस पूरे सिस्टम को जो है डाल दिया जाता है एक आइस बाथ में, ठीक है, आइस बाथ में डाला जाता है। आइस बाथ में डालने के पीछे रीजन है, अब देखो होगा क्या कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो मतलब स्विच ऑन करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, और इलेक्ट्रिक करंट में हीटिंग इफेक्ट होगा, तो बहुत ज्यादा हीट जो प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से ये गोल्ड जो होगा या सिल्वर जो भी होगा वो क्या हो जाएगा, मेल्ट करेगा और वेपर बन जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि ये मेल्ट करके और तुरंत वेपर बन जाता है, और वो वेपर जो है वो ठंडे आइस बाथ के कांटेक्ट में आके कंडेंस कर जाएगा, ठीक है, कंडेंस कर जाएगा और वो इस डिस्पर्सन मीडियम में जाकर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बन जाएगा गोल्ड का या सिल्वर का या प्लैटिनम का कॉलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किया क्या गया, गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम जिसका भी हमको बनाना है उसका इलेक्ट्रोड ले लिए, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दिए और उसको डिस्पर्सन मीडियम में डाल दिया गया, और उस सिस्टम को जो है पूरे आइस बाथ के अंदर रख दिया जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करवाएंगे, वैसे ही उसके हीटिंग इफेक्ट की वजह से ये गोल्ड होगा या सिल्वर होगा ये सब मेल्ट करेगा और वेपर बनेगा, और चूंकि आइस बाथ उसी के जस्ट सटे हुए है, बगल में है, तो वो क्या हो जाएगा, ठंडा चीज वहां पे है, तो क्या हो जाएगा, वो वेपर जो है कंडेंस कर जाएगा, और कंडेंस करके डिस्पर्सन मीडियम में मिल जाएगा, तो डिस्पर्सन मीडियम में सस्पेंडेड हो जाएगा और बना देगा कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ब्रेडिग्स आर्क मेथड या फिर इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। तो colloidal source of metals such as gold, silver, platinum can be prepared by this method. In this method, electric arc is struck between electrodes of the metal immersed in the dispersion medium. The intense heat produced vaporizes the metal. Intense heat जो produce होगा वो metal को vaporize कर देगा, which then condenses to form particles of colloidal size, जो कि फिर कंडेंस होकर कॉलोइडल साइज का पार्टिकल बनाएगा, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम में मिलने के बाद, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड मेथड कॉलोइडल सॉल्यूशन बनाने का। इसके बाद है पेप्टाइजेशन है। पेप्टाइजेशन में क्या होता है कि ये जो होता है कॉलोइडल सॉल्यूशन की एक खासियत होती है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कि कॉलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स चार्ज्ड होता है, ठीक है। तो चार्ज्ड होता है
तो वैसे केस में अगर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट जो होता है इनसॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेट पे कोई चार्ज भी नहीं होता है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेसिपिटेट तो ऐसे पता ही है कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, और साथ में प्रेसिपिटेट मतलब चार्ज नहीं होता है, अनचार्ज होता है वो, ठीक है। तो अनचार्ज होता है और साथ में इनसॉल्युबल होता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल कैसा होता है, तो चार्ज होता है। तो अगर हमको प्रेसिपिटेट को सोल में या कोलोइडल सॉल्यूशन में अगर बदलना है, तो हमको क्या करना होगा, उसमें चार्ज जो है वो ऐड करना होगा, आयंस वगैरह ऐड करना होगा, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना होगा। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, तो प्रेसिपिटेट क्या है, प्रेसिपिटेट जो है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है और अनचार्ज्ड है, ठीक है। और जैसे ही उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैटायंस या एनायंस वो ले लेगा, एडजॉर्ब कर लेगा, और क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन में, क्योंकि कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स चार्ज होता है, ठीक है। तो ये जो प्रेसिपिटेट से कोलोइडल सॉल्यूशन में बदलने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइट डालने के बाद, इस प्रोसेस को बोला जाता है पेप्टाइजेशन, यानी द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट टू सोल, प्रेसिपिटेट टू कोलोइडल सॉल्यूशन यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स इज नोन एज पेप्टाइजेशन। यानी जिस प्रोसेस के तहत किसी प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में बदला जाता है इलेक्ट्रोलाइट डालकर, ऐड करके, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजेशन। जो इलेक्ट्रोलाइट हम डाले हैं उसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रेसिपिटेट टू कोलोइडल सॉल्यूशन बाय शेकिंग इट विथ dispersion medium in the presence of small amount of electrolyte is called पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर कोई भी प्रेसिपिटेट है उसको डिस्पर्सन मीडियम में डालेंगे और उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट की डालने की वजह से प्रेसिपिटेट अनचार्ज से चार्ज हो जाएगा, और डिस्पर्सन मीडियम में उसको डाला हो गया हुआ है तो वो बदल जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन में। तो यानी जिस प्रोसेस के तहत प्रेसिपिटेट को कोलोइडल सॉल्यूशन में बदला जाता है इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके, उसको हम लोग पेप्टाइजेशन, उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट इस पर्पस के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब पेप्टाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन बोलेगा तो खाली यही नहीं लिख देंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज फॉर दिस पर्पस इज कॉल्ड पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये डेफिनेशन में नहीं लिख देना, डेफिनेशन में लिखेंगे द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग प्रेसिपिटेट इनटू कोलोइडल सॉल्यूशन इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो वही है। तो ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। यहाँ पे एडजॉर्ब्स होगा, ठीक है, उसमें एडजॉर्ब सुटेबल ज्यादा है यहाँ पे। तो पेप्टाइजेशन के दौरान प्रेसिपिटेट जो है वो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है ऑन इट्स सरफेस, अपने सरफेस पे, which causes the development of positive or negative charge on it, which ultimately forms colloid, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट अनचार्ज है, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट में कैटायन पार्ट, कैटायनिक पार्ट होता है और एनायनिक पार्ट होता है। तो जो प्रेसिपिटेट होगा वो या तो कैटायन को एडजॉर्ब करेगा या फिर एनायन को एडजॉर्ब करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो अब क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा और फाइनली वो कोलोइडल सॉल्यूशन में बदल जाएगा। तो वही है, ड्यूरिंग पेप्टाइजेशन द प्रेसिपिटेट एडजॉर्ब्स वन ऑफ द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इट्स सरफेस, सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेगा वन ऑफ इट्स आयंस, मतलब उसमें से किसी एक आयन को, या तो कैटायन को या फिर एनायन को, विच कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट, जिसकी वजह से प्रेसिपिटेट पे या तो पॉजिटिव चार्ज आएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आएगा। जो चार्ज आएगा उस चार्ज का वो कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा या फिर नेगेटिवली चार्ज कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये होता है पेप्टाइजेशन। तो दीज आर थ्री मेथड्स बाय विच वी कैन मेक या प्रिपेयर कोलोइडल सॉल्यूशन। केमिकल मेथड, ब्रेडिक्स आर्क या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड, एंड थर्ड वन इज पेप्टाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गई बात प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन की। अब उसके बाद हम लोग आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब कोलोइडल सॉल्यूशन को हम लोग कैसे कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यूरिफाई करने का अलग अलग मेथड है, जैसे डायलाइसिस है, इलेक्ट्रोडायलाइसिस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ये प्रोसेस है, इसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो डायलाइसिस में क्या होता है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिसॉल्व्ड सब्सटेंस, इम्प्योरिटीज, जो इम्प्योरिटीज के रूप में कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो गया हुआ है फ्रॉम अ कोलोइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन, एक सुटेबल मेम्ब्रेन से पास करवा के, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलाइसिस बोलते हैं।
मतलब कॉलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटी जो डिसॉल्व हो गया हुआ है उसको एक सुटेबल मेम्ब्रेन का यूज करके अगर उसमें से हम लोग रिमूव करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है डायलिसिस बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें है जैसे कि ये जो है डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये जो दिख रहा है कंटेनर, छोटा सा कंटेनर की तरह जो दिख रहा है, ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। जैसे होता है ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कुछ पार्टिकल को अलाउ करता है पास करने के लिए, कुछ पार्टिकल को नहीं अलाउ करेगा, उसी तरह का ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसके अंदर कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन इसके अंदर है, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन को इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन के अंदर डाल देना है। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम को रखा गया हुआ है, वाटर में रखा गया हुआ है। तो होगा क्या कि इसमें से जो होगा, जो भी इम्प्योरिटीज है, ठीक है, इम्प्योरिटी जितना भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन के थ्रू निकल जाएगा, पास कर जाएगा। और कॉलोइडल सॉल्यूशन का साइज जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन सॉल्यूशन वाले साइज से तो थोड़ा ज्यादा होता ही है, सस्पेंशन से कम होता है, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो इम्प्योरिटीज है वो कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से उसकी साइज छोटी होती है। तो वैसे केस में वो इम्प्योरिटीज पास कर जाएगा, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल जो होगा वो पास नहीं करेगा। ठीक है, तो इस मेम्ब्रेन के अंदर केवल कॉलोइडल सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, और इम्प्योरिटीज जो है वो निकल जाएगा। तो जैसे ही इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन में के अंदर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन डालेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, जो भी इम्प्योरिटीज उसके अंदर है कॉलोइडल सॉल्यूशन के अंदर, वो इम्प्योरिटीज छोटा साइज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर जाएगा। और कॉलोइडल सॉल्यूशन का साइज जो है वो थोड़ा सा उससे ज्यादा है, इसीलिए वो इसके अंदर ही रह जाएगा, वो इससे पास नहीं कर पाएगा, इस मेम्ब्रेन से पास नहीं कर पाएगा। तो इसके अंदर केवल बच जाएगा प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन। तो ये डायलिसिस है। ये प्रोसेस जो होता है वो स्लो होता है। अगर इसी प्रोसेस को अगर हमको फास्ट करना है, ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या कर देंगे, इसी सिस्टम को क्या यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो है वो जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज जो इम्प्योरिटीज होगा वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटी होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, और वो तो ये मूवमेंट बहुत तेजी से होने लगेगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो मूवमेंट तेजी से होने लगेगा। ठीक है, तो डायलिसिस को अगर हमको फास्ट करना है तो इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और डिसॉल्व सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्प्योरिटी जो इम्प्योरिटीज के रूप में है, फ्रॉम अ कॉलोइडल सॉल्यूशन थ्रू सुटेबल मेम्ब्रेन बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। यानी डायलिसिस ही जो हम लोग करते हैं, ठीक है, उसी को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में अगर हम लोग कर दें, इलेक्ट्रोड्स का यूज करके कर दें, तो वो इलेक्ट्रोडायलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ये चीज का देख सकते हैं, ये है। ठीक है, ये इसका फिगर है यहाँ पे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे जो डायलिसिस जो हम लोग पहले करवा रहे थे उसी में अब क्या कर देंगे, अब उसके तरफ क्या कर देंगे, हम इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ देंगे। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो एनोड हो गया, और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है वो कैथोड हो गया। तो जो पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा कैथोड की तरफ, और जो नेगेटिवली चार्ज इम्प्योरिटीज है वो अट्रैक्ट हो जाएगा एनोड की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, जो भी इम्प्योरिटीज है वो इस तरह से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर केवल कॉलोइडल सॉल्यूशन बच जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका ये इलेक्ट्रोडायलिसिस होता है। तो चूंकि ये हम इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज का मूवमेंट जो हो जाएगा वो फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायलिसिस को ही फास्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आ जाता है इसमें इलेक्ट्रोडायलिसिस का। अब उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग और डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम अ कॉलोइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग थ्रू एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर। एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर होता है, उसके थ्रू जब अगर हम कॉलोइडल सॉल्यूशन को पास करवाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पार्टिकल्स अदर देन कॉलोइडल पार्टिकल्स पास थ्रू द मेम्ब्रेन। कॉलोइडल पार्टिकल्स को छोड़ के जो भी पार्टिकल्स होगा वो उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, और लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन नहीं पास कर पाएगा, कॉलोइडल पार्टिकल्स पास नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉलोइडल पार्टिकल्स का साइज थोड़ा ज्यादा होता है। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करके भी जो है वो हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई कर सकते हैं।
ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में करना क्या है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेना है, उसमें कॉलोइडल सॉल्यूशन को उससे पास करवाएंगे, तो कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल को छोड़ के जो भी इम्प्योरिटीज है वो उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से पास कर जाएगा, लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल पास नहीं कर पाएगा, तो प्योर कॉलोइडल सॉल्यूशन बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। फिर इसके बाद तो ये हो गया 3 मेथड जो है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन के लिए, डायलाइसिस, इलेक्ट्रोडायलाइसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो दीज आर 3 मेथड्स बाय विच वी कैन प्यूरिफाई कॉलोइडल सॉल्यूशन। इसके बाद का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशन में बहुत उसका प्रॉपर्टीज जैसे कि है, उसका उसका हम लोगों को देखना है। जैसे कि एक तो ये होता है कि कॉलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स जो होता है वो चार्ज्ड होता है। ठीक है, उसके अलावा कॉलोइडल सॉल्यूशन जो है उसमें पार्टिकल्स को जब देखा जाता है माइक्रोस्कोप से तो वो जिगजैग मोशन में होता है, जिगजैग मोशन। ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये ब्राउनियन साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा ये देखा गया था, इसीलिए उनके नाम पे ये रख दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। तो व्हेन particles of colloidal solution are observed under a microscope, then colloidal solution particles appear to be in zigzag motion. This is known as Brownian movement. तो colloidal solution का particles जो होता है वो चार्ज्ड होता है, उसके अलावा या तो नेगेटिवली चार्ज colloidal solution होगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज colloidal solution होगा। उसके अलावा colloidal solution जो होता है वो उसमें particles zigzag motion में यानी Brownian movement में होता है। उसके अलावा colloidal solution जो है वो जैसे कल ही बताए थे उसका कि स्टेबल होता है, यानी कॉलोइडल सॉल्यूशन को जब ऐसे हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो उसका पार्टिकल नीचे सेटल डाउन नहीं करता है, दैट इज वाई कॉलोइडल सॉल्यूशन इज स्टेबल। तो स्टेबल भी जो है वो कहा जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट भी शो करता है। जब लाइट अगर उससे पास करवाएंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन से तो वो लाइट को डिफरेंट मीडियम में स्कैटर कर देता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं, ये टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जिस कलर का लाइट वो स्कैटर करेगा उस कलर का वो दिखेगा। ठीक है, ब्लू कलर का लाइट स्कैटर करेगा तो ब्लू कलर का दिखेगा। तो कॉलोइडल सॉल्यूशन अगर जब हम लाइट जब डालेंगे तो वो किसी न किसी कलर का अपीयर होगा। तो वो कलर क्यों अपीयर होगा, बिकॉज colloidal solution scatters the incoming light in different direction and the color of scattered light provide its color। ठीक है, तो इस तरह से वो जो है वो कलर जो है उसमें प्रोवाइड करेगा। और इसमें एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, सॉल्यूशन चैप्टर तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज होता है जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जितना ही ज्यादा है इसका मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, और नंबर ऑफ पार्टिकल जितना ही कम होगा, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल जितना ही कम होगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है, हम लोगों को पढ़ना है सॉल्यूशन चैप्टर में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके अलावा जो है ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो बॉइलिंग पॉइंट का ही एक आ जाता है उसमें ग्राफ उसका। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ही तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का हो जाएगा, उसके अलावा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का हो जाएगा, फिर उसके अलावा जो है वो ऑस्मोसिस से रिलेटेड है। तो ये सब कुछ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू जो है कॉलोइडल सॉल्यूशन के केस में उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है वो ज्यादा होता है, तो साइज ज्यादा होने की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा। ठीक है, अगर एक किसी कंटेनर में, ठीक है, अगर किसी कंटेनर में अगर हम छोटा छोटा पार्टिकल अगर रखना चाहें तो हम उसका 100 मान लो पार्टिकल रख सकते हैं, लेकिन अगर बड़े बड़े अगर साइज का अगर कोई पार्टिकल अगर रखना चाहेंगे तो हम 50 रख पाएंगे। मान लो एक बड़ा सा कोई कंटेनर है, उसके अंदर हम फुटबॉल रखेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर छोटा छोटा अगर बॉल, टेनिस बॉल अगर रखेंगे तो हो सकता है जो है वो 50 आ जाए। ठीक है, तो यानी पार्टिकल का साइज जितना ही कम होगा इसका मतलब है कि वो उतना ही हम उसमें ज्यादा रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, किसी भी कंटेनर के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज जो होता है वो सॉल्यूशन से ज्यादा होता है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होगा इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होगी। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। ठीक है, तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू ज्यादा होती है सॉल्यूशन के केस में। लेकिन कॉलोइडल सॉल्यूशन के केस में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है,
चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कम होता है, चूंकि पार्टिकल का साइज ज्यादा है। तो colloidal particles being larger, the number of particles in a colloidal solution is small as compared to a true solution. True solution के comparison में number of particles जो है वो कम होता है colloidal solution में. Hence the values of colligative properties of colloidal solution are of smaller order as compared to values shown by true solution. तो true solution के comparison में colligative properties की value जो है colloidal solution के केस में वो कम होती है, ठीक है। तो ये और क्यों होता है, तो वही है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वैसा प्रॉपर्टीज है जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जितना ही कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतना ही कम वैल्यू जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। इसको नोट्स में भी इस चीज को आगे जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग कल फिर से एक बार रिकॉल जो है वो नोट्स में वहाँ पे अपना कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक जो है इसको अच्छे से जो है पढ़ो इसको, और फिर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग फिर देखते हैं कल।